हेलो, दिस इज एसपी सिंह। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। टॉपिक्स के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि वैसे तो मैंने एक एक टॉपिक का लेक्चर आप तक पहुँचाना है मुझे, लेकिन अगर फिर भी आप अपनी मर्जी से कोई ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, जिसमें आपको लगता है कि बहुत सारी परेशानियाँ आपको आ रही हैं और वो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो आज आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो आपकी प्रायोरिटी के अनुसार आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस, तो पहली बात तो यह है, और दूसरी बात यह है कि कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से, व्यक्तिगत तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मैं मॉर्निंग में 9:30 बजे की क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा ख्याल रखते हुए आप शायद इतना करेंगे कि मुझे कोऑपरेट करेंगे और मैं रेगुलर क्लास आपको 2:30 बजे दोपहर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आज से चेंज हो रही है, ये शेड्यूल चेंज हो जाएगा आज से। तो आप 2:30 बजे मेरी क्लास का आनंद लीजिए, 2:30 बजे पढ़ने की कोशिश करिए और मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज एक बेहतरीन टॉपिक, सूक्ष्म शिक्षण। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षण का ही ये पार्ट है। सूक्ष्म शिक्षण से बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप तक लेकर आया हूं, तो वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। अंत के सेगमेंट में आपको एक्सरसाइज में सवाल मिलेंगे और पहले आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। ओके, देखते हैं क्या है सूक्ष्म शिक्षण। अगर हम सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करने की कोशिश करें तो सूक्ष्म का आशय छोटा है और शिक्षण का मतलब टीचिंग है। एक ऐसी टीचिंग जो एक शॉर्ट समय में की जाती है सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है। यानी जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं वो एक बड़ा शिक्षण है, व्यवहारिक शिक्षण है, और उसका एक प्रतिरूप, एक मॉडल होता है, जिसे सूक्ष्म शिक्षण के रूप में बताया जाता है। चलिए, माइक्रो टीचिंग। उम्मीद है आप सब इस नाम से परिचित होंगे। चलिए देखते हैं सामान्य परिचय। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी की नई देन है। पहला पॉइंट है, याद रखिएगा कि जितना कि हम मनोविज्ञान की चर्चा करते हैं, तो मनोविज्ञान में मुझे ऐसा लगता रहता कि मनोविज्ञान तो हमने शुरुआत करा था, सच पूछा जाए तो 1590, इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनोजी, या फिर यूं कहिए रुडोल्फ गोल्काय 1590, जिन्होंने पहली किताब अपनी साइकोलॉजिया लिखी थी, वहां से चल रहा था। लेकिन अब साइकोलॉजी के अंतर्गत अगर बात की जाए शिक्षण या फिर सूक्ष्म शिक्षण के विषय में कोई वैधानिक चर्चा की बात की जाए या कॉन्सेप्ट की बात की जाए, तो वो किस समय की देन है? 20वीं शताब्दी की देन है। यह व्यवहारिक शिक्षण अभ्यास की एक नवीन एवं विकसित प्रविधि है। दो चीजें समझिए, नवीन और विकसित प्रविधि है। क्लियर? इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैंने पीपीटी को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है ताकि आपको किसी पॉइंट को समझने में दिक्कत नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं अंडरलाइन करता चल रहा हूं। इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, अमेरिका में किया गया था। अब पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास कहां हुआ था, तो शॉर्ट टर्म में आपका जवाब होगा अमेरिका। सन 1961 में कीथ एचिसन, नाम देखिएगा, कीथ एचिसन, रॉबर्ट वुश एवं D.W. एलन। आपने एलन का नाम सुना होगा सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड, लेकिन अगर पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण पर एलन के साथ साथ किसने किसने और काम किया, तो दो नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आएंगे। एक तो कीथ एचिसन और दूसरा है रॉबर्ट बुश। ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में, कंट्रोल फॉर्म में, सीमित अध्ययन अभ्यास क्रम के नाम से, अब देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण का भी एक लिमिटेड दायरा था जिसमें सीमित अध्ययन अभ्यासक्रम
के नाम से प्रारंभ किया गया था, राइट। तो सूक्ष्म शिक्षण को पहले किस नाम से प्रारंभ किया गया था? सीमित अध्ययन अभ्यास क्रम। आगे देखते हैं, इसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र अध्यापक, एवरी प्यूपल टीचर, 5 से 10 मिनट की समय अवधि में 5 से 10 छात्रों के ही एक छोटे समूह को पढ़ाना सिखाते थे, राइट। और बाकी छात्र अध्यापक छात्रों की भूमिका का निर्वाह करते थे। अब देखिए, आप जब कभी आप बीएड बीटीसी में क्लास में पढ़ते होंगे तो आपने ये चीज देखी होगी कि माइक्रो टीचिंग के वक्त आपके ही साथी आपको शिक्षक मानकर आपसे पढ़ते हैं, या फिर कहिए आप अपने साथियों को ही एक छोटी सी कक्षा के रूप में पढ़ाते हैं। ये अब तक चलन में है और ये शुरुआत हुआ था इसका स्टैनफोर्ड, अमेरिका। क्लियर हुआ? इसके अंतर्गत यानी सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रत्येक छात्र अध्यापक, एक छात्र अध्यापक 5 से 10 मिनट की समय अवधि के लिए 5 से 10 छात्रों के ही एक छोटे समूह को पढ़ाना सिखाते हैं, और बाकी छात्र अध्यापक छात्रों की भूमिका का निर्वहन करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हैरी गैरिसन अगला नाम है। हैरी गैरिसन ने शिक्षक सामर्थ्य, टीचिंग कॉम्पिटेंस के क्षेत्र में स्टैनफोर्ड, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैनफोर्ड शिक्षक सामर्थ्य मूल्यांकन दीपिका का निर्माण किया। अब यहां से सवाल बन सकता है कि स्टैनफोर्ड शिक्षक सामर्थ्य मूल्यांकन दीपिका का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हैरी गैरिसन। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। सन 1967 में प्रोफेसर क्लैन वेस, एक नाम देखो आप, क्लैन वेस ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। किसने? प्रोफेसर क्लैन वेस ने। और कब किए? 1967 में। तो अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी में भी अगर बात की जाए तो 20वीं शताब्दी में भी लगभग लास्ट में, या फिर कह सकते हो 50s के बाद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए हैं। तो 1967 में प्रोफेसर क्लैन वेस ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। अगला पॉइंट, सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रोफेसर एलन 1964 एचिसन 1964, टकमैन एवं एलन 1969 आदि लोगों ने, आदि शिक्षा शास्त्रियों ने महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। अब देखेंगे अगर बात किया जाए तो बेसिकली 61 से लेकर 70 तक का ये समय अवधि है जिसमें सूक्ष्म शिक्षण को लेकर बहुत सारे शोध कार्य किए गए। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में सूक्ष्म शिक्षण की बात करें अगर हम एग्जाम की दृष्टि से, तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम श्री डी तिवारी 1967। यहां 2 पॉइंट याद रखिएगा अगर पूछा जाए भारत में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो 1967 में, और किसके द्वारा? श्री डी तिवारी के द्वारा किया गया था। भारत में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में किया गया था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपका अगर पूछा जाएगा कि सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो आप याद रखेंगे इलाहाबाद में। भारत में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में मुख्य रूप से जीबी शाह 1970, चुदासमा 1971 एवं दोसाझ 1974 के नाम बहुत उल्लेखनीय है। यहां सबसे प्रमुख नाम अगर पूछा जाता है वो तो जीवी शाह का पूछा जाता है, राइट। लेकिन मैंने तीनों नाम आपको दिए हैं, आप तीनों नामों पर फोकस करिए। भारत में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य किया है जीवी शाह के द्वारा किया गया है। सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में भारत में प्रथम प्रकाशन अगर बात किया जाए, फर्स्ट एडिशन 1974 में पासी एवं शाह
अब पाशी बी के पासी और शाह जी बी शाह, दो नाम आपको याद होंगे। बी के पासी का नाम आपने सुना हुआ होगा, जी बी शाह, ये दो नाम ऐसे जिन्होंने भारत में सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में पहला प्रकाशन किया, पहला पब्लिकेशन किया। राइट, क्लियर है सारे पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग छात्र शिक्षक में, अब देखिए यहां पर छात्र शिक्षक की बात चल रही है, प्यूपल टीचर। यहां समझिए दोनों में अंतर है, छात्र और छात्र शिक्षक, यानी वो व्यक्ति जो शिक्षण सीख रहा है उसके लिए बात हो रही में शिक्षण के कौशलों का विकास करने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर यहां बात की जाएगी तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग छात्र शिक्षक में शिक्षण के कौशलों का विकास करने के लिए किया जाता है। तो सवाल अगर पूछा जाएगा तो यहां से पूछा जाएगा, शिक्षण के कौशलों का विकास करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, इसमें शिक्षण को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक इकाई में छात्र शिक्षक को दक्ष एवं निपुण बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब एक बार में एक ही कौशल को सिखाया जाता है। इसका मतलब जो आपका परंपरागत पाठ है उसको सीखने के लिए पहले हम क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में बांट देते हैं और एक बार में सिर्फ एक कौशल का ही विकास छात्र अध्यापक में किया जाता है। क्लियर हुआ? जब तक वो एक स्किल में पूर्ण तरीके से निपुण नहीं हो जाता है तब तक उसको दूसरा स्किल नहीं सिखाया जाता है। राइट, इस तरह से वो एक एक स्किल को सीख सीख कर परंपरागत पाठ को पढ़ाना सीखता है। DW एलन के अनुसार बहुत बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है। अब यहां कौन सा शब्द पकड़ेंगे? सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। आप एक शब्द को पकड़िए, परिभाषा को आइडेंटिटी करने की कोशिश करो, रटने की नहीं। सरलीकृत, सूक्ष्म शिक्षण में सरलीकृत शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है? एलन कर रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, इस पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से ज्यादातर मेरा अपना अनुमान है, अनुभव है कि नेगेटिव सवाल बनने के चांसेस होंगे। नेगेटिव का मतलब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, विशेषताएं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हैं सवाल की दृष्टि से हैं नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कौन सी नहीं है। तो आप इस दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करें। पहली विशेषता है कि कक्षा का आकार सीमित होता है। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार कैसा होता है? सीमित होता। आप पहले ही पढ़ चुके हो 5 से 10 छात्रों की कक्षा को। राइट, अगला पॉइंट है शिक्षण की अवधि भी सीमित होती है, टाइमिंग भी सीमित होती है। टाइमिंग कितनी होती है इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक कालांश में, कालांश लेक्चर या यूं कह सकते हो घंटा, एक पीरियड, एक कालांश में एक ही शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है। अभी अभी हम आपको समझा चुके हैं कि एक एक करके एक एक कौशल सिखाने की प्रोसेस है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत। तो जब एक कौशल वो सीख लेता है तभी अगले कौशल को सिखाने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब एक कौशल में पूर्ण हो जाता है। एक कालांश में एक ही शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है। अगला पॉइंट है अभ्यास प्रक्रिया अधिक नियंत्रित रहती है। जब छोटी क्लासरूम है तो इसका मतलब नियंत्रित है। बड़ी क्लासरूम में यह समस्या आ सकती है, इसलिए सूक्ष्म शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अभ्यास प्रक्रिया बहुत नियंत्रित होती है। राइट, अगला पॉइंट है छात्र अध्यापक को प्रतिपुष्टि, फीडबैक शब्द का प्रयोग बहुत बार हुआ। फीडबैक, आपने कैसा पढ़ाया है, फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है। इसका मतलब जैसे ही आप पढ़ाते हो, छोटी लेसन प्लान है, उसके बाद ही आपकी कमियां और उनके सुधार के उपाय, उनको इंप्रूवमेंट करने के उपाय बताए जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, छात्र अध्यापक को
शिक्षण व्यवहार में सुधार लाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार उसको चांस मिला, जब तक वो नहीं कर पाता है, जब तक सीख नहीं जाता है, तब तक उसको चांस दिया जाता है, तब तक उसको बार बार रिपीट करवाया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये सारी विशेषताएं, ये सब विशेषताएं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया एवं इसका चक्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया? सबसे पहली जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो क्या है? पहले हम प्लानिंग करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में क्या करते हैं? पहले हम लेशन प्लान, कौशल से संबंधित लेशन प्लान को बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? हम उसकी टीचिंग करते हैं। तीसरा क्या होता है? टीचिंग के तुरंत बाद हमको क्या मिलता है? फीडबैक मिल जाता है, राइट। प्रतिपुष्टि मिल जाती है कि हमारी कमियां कहां कहां रह गई। हमको फिर रीप्लान बनाना पड़ता है, हम उसी प्लान को दोबारा बनाते, उसी कौशल से रिलेटेड प्लान को दोबारा बनाते, फिर से टीचिंग करते हैं हम। फिर जो कमियां रह जाती हैं फिर वो हमको फीडबैक में दी जाती हैं। तो इसका मतलब ये आपका चक्र है। 6 स्टेप्स में ये चलता है। पहले प्लानिंग होती है, लेसन प्लानिंग। फिर क्या होता है? फिर टीचिंग होती है, फिर फीडबैक मिलता है, फिर कमियों को दूर करके फिर रीप्लान बनाया जाता है, फिर टीचिंग करवाई जाती है, फिर कमियां आती हैं तो फिर फीडबैक दिया जाता है, रीफीडबैक। और ये क्रम अगेन एंड अगेन दोहराया जाता है। मतलब ये क्रम यहां से लेकर दोबारा दोबारा ये चक्र ही चलता रहता है जब तक कि बच्चा एक कौशल में परफेक्ट नहीं हो जाता है। तो अगर यहां पूछा जाएगा सवाल तो क्या पूछा जा सकता? यहां पर स्टेप्स ही पूछे जा सकते हैं कि पहला स्टेप्स क्या है। तो पहला स्टेप्स है आपका प्लानिंग। इसे हिंदी में शुद्ध शब्दों में नियोजन कहते हैं। तो नियोजन से रिलेटेड सवाल पूछा जा चुका है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसका चक्र देखिए आप, ये इसका चक्र है। पहला क्या है आपका? प्लानिंग है। दूसरा क्या है आपका? टीचिंग है। तीसरा क्या है आपका? फीडबैक है। चौथा क्या है? रीप्लानिंग है। पांचवा फिर रीटीचिंग है। और छठवां आपका रीफीडबैक है। ये आपके स्टेप्स हैं इसके। और ये माइक्रो टीचिंग की टाइमिंग जो है, सीमा है, वो कितनी है? 36 मिनट है। ये सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि माइक्रो टीचिंग की समय सीमा कितनी होती है एक चक्र की। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय कितना होता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप याद रखेंगे इसको 36 मिनट। अभी लास्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका सीटेट में ही, राइट। चलिए आगे बढ़ते। तो आप याद रखेंगे 36 मिनट। अगला एक महत्वपूर्ण नोट पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, उसको समझने की भी कोशिश करें आप कि सामान्यतः एक शिक्षण कौशल के अभ्यास के लिए 2 सूक्ष्म शिक्षण चक्र पर्याप्त हैं। मतलब 2 बार ही सूक्ष्म शिक्षण चक्र दिया जाता है एक कौशल के लिए। अभी हमने बोला था चक्र को जिस तरीके से चलाते हैं बार 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 बार। तो अगर साधारणतया पूछा जाता है कि एक शिक्षण कौशल के लिए, एक शिक्षण कौशल के अभ्यास के लिए कितने सूक्ष्म शिक्षण पर्याप्त होते हैं, तो आपका जवाब याद रखना आप 2 होते हैं। आप अपना आंसर याद रखना 2। और अगला पॉइंट है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र एक परंपरागत पाठ के बराबर माना जाता है, एक चक्र माना जाता है। इसका मतलब 36 मिनट आप पढ़ चुके हैं। ये टाइमिंग समझने की कोशिश करिए कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो टाइमिंग है वो 36 मिनट है। और ऐसा माना जाता है ये पूरा चक्र जिसमें 6 स्टेप्स हैं, ये एक परंपरागत पाठ के समय के बराबर होता है। और परंपरागत पाठ की समय सीमा भी लगभग 36 से 40 मिनट तक की होती है। एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र 36 मिनटों का समय लेता है, जबकि परंपरागत पाठ का समय लगभग 40 मिनट का होता है। तो अगर यहां पर दोनों लेसन्स के दोनों शिक्षण के समय पूछे जाएं तो आप बता सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय 36 मिनट होता है और परंपरागत पाठ का समय लगभग 36 से 40 मिनट तक होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के प्रतिमान मॉडल। बेसिकली अगर बात की जाए तो दो मॉडल्स ही चर्चा में रहते हैं तो कई और मॉडल, लेकिन दो मॉडल ही प्रमुख रूप से पूछे जा सकते हैं। पहला है आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय प्रतिमान। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत स्टैनफोर्ड से हुई है, तो पहला प्रतिमान वहां का है, राइट, पहला मॉडल वहां का है। अब वहां का मॉडल किस अनुसार काम करता है वो चीज आप देखिए। सबसे पहले क्या है, शिक्षण चरण। जो शिक्षण चरण है उसकी टाइमिंग कितनी है, उसकी 5 मिनट की होती है, फर्स्ट स्टेप में है। दूसरा क्या होता है, वहां मूल्यांकन होता है, ये 10 मिनट का होता है। फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है, पुनः पाठ निर्माण चरण, यानी आपने शिक्षण किया, फिर उसका मूल्यांकन किया गया और पुनः पाठ बनाने को पुनः पाठ निर्माण का चरण आ गया आपका, जिसकी टाइमिंग है आपकी 15 मिनट। आप 15 मिनट में फिर से लेसन तैयार करिए। इसके बाद क्या होता है, पुनः शिक्षण चरण। आपने जो लेसन प्लान तैयार किया है उसे दोबारा पढ़ाइए। इसकी टाइमिंग कितनी होती, 5 मिनट होती है। इसका पुनः मूल्यांकन किया जाता है 10 मिनट का समय, और टोटल समय कितना है आपका, 45 मिनट। अब अगर पूछा जाता है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान का समय कितना है, तो आप इतना याद रखेंगे, 45 मिनट है। और अगर इसमें इंटरनल सवाल पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे कि शिक्षण का चरण 5 मिनट का है, मूल्यांकन चरण 10 मिनट का है, पुनः पाठ निर्माण चरण, क्योंकि बहुत सारी कमियां होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा समय दिया जाता है, तो 15 मिनट है। और पुनः शिक्षण चरण फिर 5 मिनट का है, और पुनः मूल्यांकन समय 10 मिनट है। अगर इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 45 मिनट हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ हो। अगला प्रतिमान जो भारतीय प्रतिमान माना जाता है, उसका क्रम देखेंगे और उसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय शिक्षण प्रतिमान, इस प्रतिमान को तैयार करने में एनसीईआरटी, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, यहां पर बड़ौदा विश्वविद्यालय आप याद रखेंगे, एवं इंदौर विश्वविद्यालय। अब देखेंगे 3 संस्थाओं का बहुत अधिक योगदान है। पहले तो एनसीईआरटी का योगदान है, फिर बड़ौदा विश्वविद्यालय का योगदान है, और इसके साथ साथ इंदौर विश्वविद्यालय का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान को बनाने के लिए। अब इसका प्रतिमान कैसे चलता है, पहला स्टेप है इसका शिक्षण जो 6 मिनट का है। दूसरा स्टेप है इसका प्रतिपुष्टि फीडबैक है जो फिर से 6 मिनट का है, राइट। तीसरा स्टेप है इसका पुनः पाठ योजना जो 12 मिनट की है, 12 मिनट में। अगला स्टेप है पुनः शिक्षण, फिर 6 मिनट का है ये। फिर पुनः प्रतिपुष्टि है 6 मिनट की, और इसका टोटल समय कितना हो जाता है आपका, 36 मिनट हो जाता है, जिसका चक्र हम पीछे पढ़कर आए हैं। तो अगर पूछा जाता है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान का कुल समय कितना है, तो 45 मिनट। और अगर पूछा जाता है भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान का कुल समय कितना है, तब भी आप याद रखेंगे 36 मिनट। इससे डीप सवाल नहीं जा सकता है, आप भरोसा कर सकते हो मुझ पर। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि लेक्चर के बाद हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न, अब इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए आप क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं भी आपके साथ चर्चा करता हूं, देखते हैं कितना स्कोर आप कर पाते हैं लेसन को पढ़ने के बाद, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, कितना समय लग रहा है आपको आइडेंटिटी करने में। भारत में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, पहला है आपका जीवी शाह, दूसरा ऑप्शन यानी ए ऑप्शन है जीवी शाह, बी ऑप्शन है आपका डी तिवारी, सी ऑप्शन है वी के पासी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आई होप आप पहचान चुके होंगे, डी तिवारी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैनफोर्ड
शिक्षक सामर्थ्य मूल्यांकन दीपिका का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए एलन, ऑप्शन बी गैरिसन, ऑप्शन सी क्लैन वेस, ऑप्शन डी टकबेन। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। पढ़कर आप कितना याद रख सकते हैं, ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए, आपको याद रखनी चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट, गैरिसन। क्लियर? बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट अवस्थित है। भारत में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। आपको एक बात याद रखनी है, ये सवाल मोस्टली पूछा जा रहा है इलाहाबाद के नाम से, लेकिन हो सकता है यहां का ऑप्शन आपका बदल कर आ जाए। वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयाग कहा जा रहा है, अब इसका नाम क्या हो गया है? तो प्रयाग। आप इस ऑप्शन को इस नाम से भी याद रख सकते हैं। इलाहाबाद अगर नहीं होगा तो हो सकता प्रयाग के नाम से। मैंने वो संभावित क्वेश्चन उठाए जो आने की संभावना है। आप अक्सर देख रहे हैं यूट्यूब पर लोग वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आ चुके हैं, लेकिन मेरा उससे आगे का स्टेप होता है जो आ चुके हैं उन पर तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन जो आने की संभावना है, जो आने की पॉसिबिलिटी है, उन क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। राइट? तो भारत में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? इलाहाबाद में, प्रयागराज। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। यह परिभाषा दी है। ऑप्शन नंबर ए एलन, ऑप्शन नंबर बी एचिसन, ऑप्शन नंबर सी मॉरिसन, ऑप्शन नंबर डी एडिसन। बताइए आप लोग ऑप्शन कौन सा सही होगा। आई होप आप पहचान गए होंगे। ऑप्शन ए एलन, DW एलन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र का निर्धारित समय होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का निर्धारित समय होता है 45 मिनट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 36 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 25 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 10 मिनट्स। आई होप क्लियर होगा आपका। 36 मिनट। राइट? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं? याद रखना, आप क्या पूछा जा रहा? सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है, इस पर फोकस करिए आप। नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सीमित शिक्षण अवधि, ऑप्शन नंबर बी कक्षा का आकार बड़ा, ऑप्शन नंबर सी त्वरित प्रतिपुष्टि, ऑप्शन नंबर डी अध्ययन प्रक्रिया अधिक नियंत्रित। कैन यू गैस? यस, बी इज राइट आंसर। कक्षा का आकार बड़ा ये नहीं है। आप पढ़कर देख चुके होंगे, अभी आपने पढ़ा कक्षा का आकार सीमित होता है। कैसा होता है? कक्षा का आकार सीमित होता है। राइट? तो इस चीज को समझिएगा। निगेशन का सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षण का प्रथम चरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। शिक्षण का प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप है। ए व्यवस्था करना, बी नियंत्रण करना, सी नियोजन करना, डी अग्रसरण करना। नियोजन की ही अंग्रेजी है प्लानिंग। सी इज राइट ऑप्शन। राइट? आंसर क्लियर? नियोजन करना।
मोस्टली यहां प्रथम चरण ही पूछा जाता है, तो प्रथम चरण है आपका नियोजन करना। क्लियर? बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान के निर्माण में प्रमुख योगदान दिया है। ऑप्शन नंबर ए एनसीईआरटी, ऑप्शन नंबर बी बड़ौदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी इंदौर विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्लियर? डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला सवाल। सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब किया गया? 1961, 1955, 1968, 1935। गैस करिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करूंगा, आप लेक्चर पढ़कर इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। राइट? ये आपका काम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य किया। एलन, एचिसन, टकमैन, उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते एक बात फिर से आपसे कहनी है कि आपका जो स्नेह मुझे मिल रहा है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों को बताते रहिए। मुझे लगता है कि मैं आपका विश्वास जीत पाऊंगा। बेहतरीन क्लास के माध्यम से आप सबको आपके एग्जाम तक तैयार कर पाऊंगा। शर्त एक है, आप हमारी क्लास को, आप हमारे लेक्चर को अंत तक देखते रहें, लगातार बने रहें। मैं इसके साथ बहुत और अलग से क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कुछ दिन, बहुत दिनों नहीं, कुछ दिन मैं बीच बीच में वो स्पेशल क्लासेस भी आपको लेकर आऊंगा जिनसे पेडागोजी के टिक से भी सवाल सॉल्व किए जाएंगे। ओके गाइस, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।